Hello everyone and welcome back to my channel. I am Vinita Soni, your chemistry educator. Students, आज से हम कंप्लीट केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था कि मैम कुछ को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, कुछ को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, तो कुछ को फिजिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम्स होती है। रीजन क्या है कि आपने कंप्लीट केमिस्ट्री को कभी बेसिक से अच्छे से नहीं पढ़ा। तो आपकी इन प्रॉब्लम का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि आपको कंप्लीट केमिस्ट्री बेसिक से पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छे से। पहले बेसिक कंसेप्ट अच्छे से पढ़ो, देन एडवांस पे जाओ, तभी आप केमिस्ट्री को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ केमिस्ट्री की कंप्लीट क्लासेस बेसिक टू एडवांस। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक कंसेप्ट्स को अच्छे से कवर करेंगे, देन हम हायर लेवल पे जाएंगे। क्योंकि ये सीरीज पर्टिकुलर किसी क्लास के लिए नहीं है। 11th, 12th, IIT JEE, IIT JAM, CSIR नेट केमिकल साइंस, नीट और केमिस्ट्री के जितने भी कंपटीशन एग्जाम है सभी के लिए ये सीरीज इक्वली बेनिफिशियल और इम्पोर्टेंट है। सभी 11th से लेकर और हायर क्लास तक के सभी स्टूडेंट्स इस सीरीज का फायदा उठा सकते हैं, इन वीडियोस को देख सकते हैं और इनसे प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। सभी के लिए ये वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक पार्ट है आईपीएससी नॉमेनक्लेचर। सुनने में इजी लगता है आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, लेकिन एग्जाम में अगर एक भी आईपीएससी नॉमेनक्लेचर से कोई मॉडिफाइड क्वेश्चन आ जाता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। रीजन क्या है कि आपने उसको अच्छे से नहीं पढ़ा। तो फिर शुरू करते हैं आज का हमारा सबसे पहला वीडियो बेसिक केमिस्ट्री का, जो कि है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आईपीएससी नॉमेनक्लेचर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईपीएससी एक सिस्टम है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर में हेल्प करता है। अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करना है, नाम लिखना है, तो उसके लिए हम आईपीएससी सिस्टम को यूज में लेते हैं। आईपीएससी एक सिस्टम जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अगर आपको नहीं पता है तो साथ साथ में आप नोट्स बनाते चलना है इनके, कि आईपीएससी एक ऐसा सिस्टम है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर में हेल्प करता है। आईपीएससी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होती है। बात ही आती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, इनके अलावा अदर ग्रुप भी हो सकते हैं। कार्बन चेन से कोई सब्स्टिट्यूएंट भी जुड़ा हुआ हो सकता है और कार्बन चेन से कोई फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ा हुआ हो सकता है। कि अगर हमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड पता चल गया ना किसको कहते हैं, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, इसके अलावा सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकते हैं और फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं। वेट, अगर आपको नहीं पता कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, तो इसी वीडियो में हम इन पर आगे बात करेंगे, बट पहले आप इनको समझने की कोशिश कीजिए। तो अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करना है तो क्वेश्चन मार्क ये आता है कि हम किसका नाम पहले लिखें। नॉमेनक्लेचर का मतलब नाम लिखना। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो बहुत सारी चीजें हैं, कार्बन हाइड्रोजन भी है, सब्स्टिट्यूएंट भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है। किसका नाम पहले लिखा जाए? सब्स्टिट्यूएंट का लिखे कि कार्बन चेन का लिखे या फिर फंक्शनल ग्रुप का लिखे? इसके लिए आईपीएससी ने एक सिंपल सा फॉर्मेट दे रखा है। वो फॉर्मेट क्या है स्टूडेंट्स, कि जब भी आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखा जाता है। पहले आप लिखो, फिर मैं एक एक करके सब बताऊंगी कि प्रीफिक्स, सफिक्स ये सब क्या होते हैं। उसके बाद में रूट वर्ड का नाम लिखा जाता है। उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स का नाम लिखा जाता है एंड लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स का नाम लिखा जाता है। जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला, एक मेथड काम में लेते हैं। वो मेथड क्या है बच्चों, कि सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखा जाता है, उसके बाद में रूट वर्ड का नाम लिखा जाता है, देन प्राइमरी सफिक्स का नाम लिखा जाता है और लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स का नाम लिखा जाता है। सबसे पहले तो इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको यही फॉर्मेट काम में लेना है सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर में। अब लेट्स सी कि प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स का मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट।
प्रीफिक्स का मतलब यहाँ पर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। देखो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा प्रीफिक्स एंड सफिक्स। देखो किसी नाम के पहले लगने वाले शब्द को, यानी किसी नाम के पहले अगर कोई वर्ड लगता है तो उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है, और किसी नेम के बाद में लगने वाले वर्ड को हम सफिक्स कहते हैं। तो यहां पर प्रीफिक्स का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। रूट वर्ड का मतलब यहां पर है पेरेंट कार्बन चेन से, पेरेंट कार्बन चेन। अब ये पेरेंट कार्बन चेन क्या होती है, ठीक है, कार्बन चेन समझ में आती है कि भाई ऐसी चेन जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो उसको अपन कार्बन चेन कहते हैं। बट ये पेरेंट वर्ड का मतलब क्या है, लेट्स सी देखते हैं। देखो रूट वर्ड का मतलब यहाँ पर रूट वर्ड किसके लिए काम में ले जाता है, पेरेंट कार्बन चेन के लिए। और पेरेंट कार्बन चेन ऐसे कार्बन चेन को कहा जाता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हो विथ फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो बहुत सारे कार्बन प्रेजेंट होते हैं, आपको बहुत सारे कार्बन मिलेंगे, लेकिन जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं ना बेटा, तो हमें एक चेन सेलेक्ट करनी होती है कि भाई हमें इन कार्बन चेन का नॉमेनक्लेचर करना है, ठीक है। अब कार्बन चेन आपको वो सिलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हो, प्लस जिसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो और फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो। तो जब किसी कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट होते हैं, ज्यादा से ज्यादा नंबर में कार्बन भी प्रेजेंट होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं, तो इस टाइप की कार्बन चेन को हम पेरेंट कार्बन चेन कहते हैं। थर्ड आता है इसमें प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स बताता है बेटा बॉन्ड्स के बारे में कि आपने जो कार्बन चेन सेलेक्ट की है उसमें सिंगल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। दैट मीन्स कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का नॉमेनक्लेचर करने के लिए का नेम लिखने के लिए हम प्राइमरी सफिक्स यूज में लेते हैं। लास्ट आता है सेकेंडरी सफिक्स। तो देखो क्या क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गए, कार्बन चेन भी हो गई, पेरेंट कार्बन चेन, बॉन्ड्स भी हो गए कि भाई सिंगल है कि डबल है या ट्रिपल है, बचा कौन, फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो सेकेंडरी सफिक्स है ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। दैट मीन्स फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखने के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स काम में लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूट वर्ड के बारे में। दैट मीन्स अब रूट वर्ड का मतलब क्या है, पेरेंट कार्बन चेन। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप इन सब चीजों को नोट डाउन करते चलिए, फिर जैसे हम एग्जांपल्स करेंगे, इनको यूज में लेंगे, इन वर्ड्स को, आपको अपने आप समझ में आएगा कि एक्चुअल में इन सब चीजों का नॉमेनक्लेचर में क्या यूज है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं रूट वर्ड, जिसका मतलब होता है पेरेंट कार्बन चेन। रूट वर्ड पेरेंट कार्बन चेन के लिए काम में लिया जाता है। पेरेंट कार्बन चेन ऐसी कार्बन चेन होती है जिसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर में कार्बन प्रेजेंट होते हैं, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं। तो लेट्स सी कि अगर पेरेंट कार्बन चेन में एक कार्बन हो तो उसका नाम क्या लिखेंगे, 2 कार्बन हो तो उसका नाम क्या लिखेंगे, या फिर इनसे ज्यादा कार्बन हो तो उनका नाम क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन, और यहां पर हम लिखते हैं रूट वर्ड। स्टूडेंट्स साथ साथ में आप इनके नोट्स भी बनाते चलना। तो अगर पेरेंट कार्बन चेन में 1 कार्बन है तो बेटा उसके लिए अपन रूट वर्ड काम में लेते हैं मैथ। 1 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या काम में लेंगे, मैथ। 2 कार्बन है तो एथ। 3 कार्बन के लिए काम में लेते हैं प्रॉप। अब ये क्या है, ये सब नाम है किसके, नंबर ऑफ कार्बन के। अगर हमने जो नॉमेनक्लेचर के लिए हमने जो कार्बन चेन सिलेक्ट की है, अगर उसमें एक ही कार्बन है तो उसके लिए अपन उसके लिए अपन रूट वर्ड यानी नेम काम में लेंगे मैथ। 2 के लिए रूट वर्ड एथ, 3 के लिए काम में लेंगे प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डेक। 11 अगर किसी पेरेंट कार्बन चेन में 11 कार्बन हो तो बेटा उसके लिए अपन रूट वर्ड काम में लेते हैं अनडेक।
तो ये स्पेशली आपको ध्यान में रखना है 11 वाला अनडेक। 12 के लिए डोडेक। अब देखो आपने सिर्फ 11 का याद रख लो कि 11 के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, 10 के लिए क्या काम में लिया था, डेक। ठीक है, 10 के लिए क्या काम में लिया था, 10 अगर नंबर ऑफ कार्बन अगर 10 हो उसके लिए अपन ने क्या काम में लिया था, डेक। ठीक है, 11 के लिए अनडेक। सिर्फ डेक के आगे अपन ने क्या लगा दिया, डेक से पहले लगा दिया अन, तो अनडेक यानी कितने कार्बन, 11। 12 के लिए बेटा डो डेक। इतना याद रखो कि 2 के लिए अपन क्या बोल रहे हैं, 2 यानी दो। ऐसे ही 3, तो यहां पर 13 है ना, 13 मतलब आप यूज में 13, दैट मीन्स 3 के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, ट्राई। तो 13 के लिए ट्राइडेक। 14 यानी 4 के लिए अपन काम में लेते हैं टेट्रा, तो टेट्राडेक। तो डेक तो सभी में लगेगा, बस इनके पहले आप डू, ट्राई, टेट्रा ये वर्ड लगाने हैं आपको। 15 हो तो पेंटाडेक। 5 के लिए मैं बता दूं आपको पेंटा वर्ड काम में ले जाता है 6, तो 16 अगर कार्बन हो उसके लिए हेक्साडेक। 17 के लिए अब वो वापस सीरीज आ गई पहले वाली, हेप्टाडेक। 18 के लिए ऑक्टाडेक। 19 के लिए नोनाडेक। और 20 के लिए, अब 20 के लिए क्या आएगा यहां पर, इकोस, ICOS, इकोस। तो देखो एक तो 11 वाला इंपॉर्टेंट है, एक 20 वाला इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स अगर किसी पेरेंट कार्बन चेन में 11 कार्बन हो तो अपन क्या काम में लेंगे, अनडेक, देन डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक। और 20 कार्बन हो तो इकोस। बस आपको 20 तक ही लर्न करने हैं। रूट वर्ड हम देख चुके हैं, आई होप आपको रूट वर्ड सारे समझ में आ गए होंगे। बेटा सेकंड इसमें आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स किसके बारे में बताता है, बॉन्ड्स के बारे में, कि हमने जो पेरेंट कार्बन चेन यानी हमने जो कार्बन चेन सिलेक्ट की है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या नाम लिखेंगे, डबल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या नाम लिखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या नाम लिखेंगे। तो बेटा इसके लिए अपन काम में लेते हैं प्राइमरी सफिक्स। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि प्राइमरी सफिक्स आपको ये बताता है कि आपने जो कार्बन चेन ली है वो सैचुरेटेड यानी उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, या फिर अनसैचुरेशन, दैट मीन्स उसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। सैचुरेशन का मतलब होता है सारे बॉन्ड सिंगल हो, और अनसैचुरेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो लेट्स चेक, तो लेट्स सी कि अगर पेरेंट कार्बन चेन में एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है ना, तो उसके लिए बेटा अपन प्राइमरी सफिक्स काम में लेते हैं एन। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर ये कार्बन चेन सिलेक्ट की, लेट्स सी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कार्बन चेन है, इसको अपन ने सिलेक्ट किया। अब इसका अगर अपन को नेम लिखना है तो क्या आपको यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, सिर्फ कार्बन चेन नहीं दिख रही है ना। और बेटा कार्बन चेन जो कि पेरेंट कार्बन चेन है इसमें कार्बन प्रेजेंट है और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन के लिए हम रूट वर्ड क्या काम में लेते हैं, प्रॉप। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख दिया प्रॉप। अब ये तो है रूट वर्ड। रूट वर्ड के बाद में अपन चेक करो, अभी आपने जो फॉर्मेट लिखा है कि रूट वर्ड के बाद में अपन किसका नाम लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स का। प्राइमरी सफिक्स यानी बॉन्ड्स के, प्राइमरी सफिक्स यानी बॉन्ड्स का नेम, कि भाई सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। बिकॉज यहाँ पर सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो सिंगल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होता है पेरेंट कार्बन चेन में तो उसके लिए अपन क्या वर्ड काम में लेते हैं, एन। यानी वहां पर हम रूट वर्ड के पास यानी वहां पर हम रूट वर्ड के साथ में एन लगा देते हैं। तो प्रोप प्लस एन ये नाम हो जाएगा प्रोपेन। तो इस प्रकार से हम रूट वर्ड के साथ प्राइमरी सफिक्स जोड़कर कंपाउंड का नेम बना सकते हैं। तो ये सफिक्स आपको यहां पर काम में आएंगे। तो बेटा आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करने से पहले हम एक बार सारे इनके रूल्स देख लेते हैं कि किन के लिए क्या नाम लिखे जाएंगे, क्या क्या रूल है। उसके बाद में हम जैसे जैसे एग्जाम्पल करेंगे आपके सारे डाउट, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो अगर पेरेंट कार्बन चेन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो तो उसके लिए अपन प्राइमरी सफिक्स काम में लेते हैं एन।
अगर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो पेरेंट कार्बन चेन में, तो बेटा डबल बॉन्ड के लिए अपन प्राइमरी सफिक्स काम में लेते हैं इन। अगर पेरेंट कार्बन चेन में दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वहां पर अपन काम में लेते हैं डाई। देखो डबल बॉन्ड के लिए तो इन काम में लिया, कितने डबल बॉन्ड, अगर एक पेरेंट चेन में दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो ना, तो वहां पर बेटा दो के लिए अपन क्या काम में लेते हैं डाई, और डबल बॉन्ड के लिए इन। तो अगर हमने जो पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट की है उसमें अगर एक डबल बॉन्ड है तब तो अपन इन वर्ड काम में लेंगे, दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहां पर हम अपन डाई इन काम में लेंगे। ऐसे ही सिंगल बॉन्ड के लिए देख लिया, डबल बॉन्ड के लिए देख लिया, अब देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अगर पेरेंट कार्बन चेन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए अपन प्राइमरी सफिक्स काम में लेते हैं आइन। सिंपल सा याद रखो, सिंगल बॉन्ड के लिए एन काम में लिया जाता है, डबल बॉन्ड के लिए इन काम में लिया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन काम में लिया जाता है। अगर डबल बॉन्ड दो हो तो डाई इन काम में लिया जाता है। ठीक ऐसे ही अगर ट्रिपल बॉन्ड भी दो हो तो यहां पर डाई आइन काम में लेंगे, डाई का मतलब दो और आइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड। या फिर अगर किसी पेरेंट कार्बन चेन में, यानी जो कार्बन चेन अपन ने सिलेक्ट की है, अगर उसमें एक तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यानी स्टूडेंट्स अगर किसी पेरेंट कार्बन चेन में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, उस कंडीशन में अपन काम में लेते हैं इन आइन वर्ड काम में। क्या काम में लेते हैं? इन आइन। इन किसके लिए? डबल बॉन्ड के लिए। आइन किसके लिए? ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो ये रहे बॉन्ड्स और ये रहे इनके प्राइमरी सफिक्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखने का फॉर्मेट क्या है वो अपन ने देख लिया, तो वो आपको समझ में आ गया। रूट वर्ड क्या होता है वो समझ लिया हमने। इसके साथ ही हमने प्राइमरी सफिक्स भी देख लिया। अब आता है सेकेंडरी सफिक्स। एज यू नो, जैसा कि हम देख ही चुके हैं पहले कि सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है बेटा फंक्शनल ग्रुप, यानी अगर हमें फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना हो तो उसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स काम में लेते हैं। सफिक्स आपको पता ही है कि रूट वर्ड के बाद में लिखा जाने वाला शब्द। सो स्टूडेंट्स, अगर हमें फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना हो तो वहां पर हम सेकेंडरी सफिक्स काम में लेते हैं। सो यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि किसी फंक्शन ग्रुप के लिए हम क्या क्या नाम लिख सकते हैं, और साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि फंक्शनल ग्रुप किनको कहते हैं, कौन कौन से ग्रुप फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं और उनके लिए क्या क्या नाम लिखा जाता है। एक बात मैं आपको ये और बता दूं कि फंक्शनल ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप कहने का एक रीजन ये भी है कि अगर ये किसी कार्बन चेन के साथ जुड़ जाते हैं ना तो उसके फंक्शन को चेंज कर देते हैं, उसके काम को बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तो आपके पास सिंपल कार्बन चेन है, एक मैंने इसी कार्बन चेन के साथ COOH ग्रुप ऐड कर दिया। अभी ये सिंपल कार्बन चेन है, इसका अलग काम है, या फिर यूं कह दूं कि इसका कोई काम नहीं है। लेकिन अगर मैंने इस कार्बन चेन के साथ ये COOH ग्रुप ऐड कर दिया जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है, तो अब इसका काम चेंज हो गया, इसका फंक्शन चेंज हो गया। अब ये क्या बन गया? एसिड। COOH एक एसिड होता है जिसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, और अब ये कंपाउंड क्या बन गया बेटा? अब ये कंपाउंड एसिड बन गया। पहले क्या था? ये सिंपल एल्काइल ग्रुप, ये सिंपल एक कार्बन चेन थी जिसका कोई स्पेसिफिक वर्क नहीं था। लेकिन जैसे ही इस कार्बन चेन के साथ एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया, इस फंक्शनल ग्रुप ने इस कार्बन चेन के फंक्शन को, इसके काम को बदल दिया, यानी अब इसको क्या बना दिया? एसिडिक बना दिया। अब ये किसकी तरह काम करेगा? एसिड की तरह। स्टूडेंट्स, जब भी आप सेकेंडरी सफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख रहे हो, आपको दो तीन चीजें बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है स्टूडेंट्स के। यहाँ पर मैं आपको 3 क्राइटेरिया देती हूँ। एक क्राइटेरिया तो क्या है? एक ऐसी कार्बन चेन जिसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये तो है हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया। ध्यान से समझना इस चीज को। सेकंड क्राइटेरिया, ऐसी कार्बन चेन जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक तो इस प्रकार से, एक यहां पर। और थर्ड क्राइटेरिया, ऐसे कार्बन चेन जिसमें 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं। एक तरफ तो मैंने COOH जिसे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, एक तरफ हमने यहाँ पर जोड़ दिया OH। ये मैं आपको पहले क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जनरली अगर आप नेट पे सर्च करोगे या फिर बुक्स में देखोगे, आपको फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी दे दी जाएगी, उनका नेम बता दिया जाएगा, भाई इस फंक्शनल ग्रुप के लिए आपको ये नेम लिखना है। लेकिन वहां पर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए आपको 3 नाम दिए गए हैं। कैसे पता चलेगा कि कौन सा नाम लिखना है और कौन सा नाम नहीं लिखना?
इसके लिए आपको ये क्राइटेरिया समझना पड़ेगा। जब भी आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर रहे हो, वहां पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ना बेटा, तो ये 3 क्राइटेरिया आपको चेक करने होंगे। देखो, पहला क्राइटेरिया तो क्या है कि एक सिंपल सी कार्बन चेन है जिससे कोई एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और वो फंक्शनल ग्रुप और ये फंक्शनल ग्रुप हम उस कार्बन चेन में इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन में जुड़ा हुआ है, यानी कार्बन चेन के अंदर आ रहा है, तब उसका नाम अलग लिखा जाएगा। और सेकंड क्राइटेरिया क्या है, फॉर एग्जांपल अगर किसी कार्बन चेन में 2 फंक्शनल ग्रुप है, अब हमें कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल हम दोनों फंक्शनल ग्रुप तो नहीं ले सकते, हमने एक फंक्शनल ग्रुप ले लिया, ठीक है, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप हमने कार्बन चेन में काम में नहीं लिया, तो उस कंडीशन में जिस फंक्शनल ग्रुप को अपन ने कार्बन चेन में लिया है ना, उसके लिए अलग नाम लिखा जाएगा, और जिस फंक्शनल ग्रुप को अपन ने कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं किया है, उसका नाम अलग लिखा जाएगा। ठीक है, थर्ड क्राइटेरिया क्या है, अब ये तो बेटा उस कंडीशन में जब दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम हो, लेकिन अगर किसी कंपाउंड में 2 ऐसे फंक्शनल ग्रुप आ जाए, 2 या फिर 2 से ज्यादा ऐसे फंक्शनल ग्रुप आ जाए जो डिफरेंट है, तो बेटा उनमें से अपन क्या करेंगे, उसी फंक्शनल ग्रुप को अपन कार्बन चेन में सिलेक्ट करेंगे जिसकी प्रायोरिटी, जिसकी इंपॉर्टेंस, जिसका महत्व ज्यादा है। बताऊंगी अभी, इसी वीडियो में हम आगे देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप में कौन से फंक्शनल ग्रुप तो हाई प्रायोरिटी पे आते हैं, यानी किन फंक्शनल ग्रुप का इंपॉर्टेंस तो ज्यादा होता है, किन फंक्शनल ग्रुप का इंपॉर्टेंस महत्व कम होता है। तो उस कंडीशन में बेटा जिस फंक्शनल ग्रुप को अपन कार्बन चेन में काम में ले रहे हैं, एज यू नो कि उसका नाम तो अलग से लिखा जाता है, और जिस फंक्शनल ग्रुप को अपन कार्बन चेन में काम में नहीं ले रहे, उसको बेटा फिर अपन मानते हैं सब्स्टिट्यूएंट, और उस कंडीशन में अपन उसका नाम अलग लिखते हैं। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि कौन से फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है और उनके लिए हम क्या क्या वर्ड काम में ले सकते हैं। सो ये सब आती है सेकेंडरी सफिक्स के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। सो COOH, इस ग्रुप को हम कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप कहते हैं। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। अब हमारे पास 3 क्राइटेरिया है। 3 क्राइटेरिया कौन से, अगर ये फंक्शनल ग्रुप यानी अगर सफिक्स पेरेंट कार्बन चेन का पार्ट है, तो उसका नाम क्या लिखा जाएगा, और अगर ये सफिक्स या फिर एंड सेकंड क्राइटेरिया कि अगर ये पेरेंट कार्बन चेन का पार्ट नहीं है, अभी देखे थे ना 3 क्राइटेरिया, अगर फंक्शनल ग्रुप पेरेंट कार्बन चेन का पार्ट है यानी पेरेंट कार्बन चेन में आ रहा है, तो उसका नाम क्या लिखेंगे, यानी उसके लिए क्या सफिक्स लिखेंगे। अगर नहीं पार्टिसिपेट कर रहा पेरेंट कार्बन चेन में, तो उसका नाम क्या लिखेंगे। एंड थर्ड, अगर वो प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है, तो उसका नाम क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसी की होती है। सो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड होता है, पार्टिसिपेट करता है, तो इसके लिए हम काम में लेते हैं ओइक वर्ड। ठीक है, ओइक एसिड, ओइक वर्ड काम में लेते हैं। अगर ये पेरेंट कार्बन चेन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो इसके लिए हम काम में लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड। और अगर ये प्रीफिक्स यानी एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा है, तब अपन काम में लेते हैं कार्बोक्सी। फिर से सुन लो, फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले यानी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी में आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है COOH। अगर ये है पेरेंट कार्बन चेन में पार्टिसिपेट करता है, तब तो उसके लिए हम ओइक सफिक्स काम में लेते हैं। अगर ये पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं है, तब हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे इसका नाम। और अगर ये प्रीफिक्स यानी एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा है, तब हम इसका नाम लिखेंगे कार्बोक्सी। ये तीनों क्राइटेरिया अभी हम देख चुके हैं, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। ये सेकंड आता है बेटा एनहाइड्राइड। अब एनहाइड्राइड किसको कहते हैं, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये जो ग्रुप है इसे हम एनहाइड्राइड कहते हैं। इसे एसिड कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार इसे एनहाइड्राइड कहा जाता है।
अगर ये पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड है, पेरेंट कार्बन चेन में प्रेजेंट है, तब इसके लिए हम काम में लेते हैं ओइक एनहाइड्राइड। इसके लिए ओइक एनहाइड्राइड सफिक्स काम में लिया जाता है। अगर ये पेरेंट कार्बन चेन में नहीं है तब अपन इसके लिए काम में लेंगे कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। और अगर ये एज ए प्रीफिक्स काम कर रहा है तब अपन काम में लेंगे इसके लिए भी कार्बोक्सी। थर्ड आता है इसमें एस्टर। सो सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, इसे एस्टर कहा जाता है। और एस्टर के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स काम में लेते हैं O8। अगर पेरेंट कार्बन चेन में है तब तो O8 काम में लेंगे, है ना, यानी पेरेंट कार्बन चेन के नाम के आगे लगा देंगे O8। अगर पेरेंट कार्बन चेन में नहीं है तब अपन काम में लेंगे कार्बोक्सिलेट। और अगर ये प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है तब इसका नाम लिखा जाएगा एल्कोक्सी कार्बोनिल। जैसे जैसे एग्जांपल्स करेंगे अपने आप आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एक बार आप इनको नोट डाउन करो। तो 3 हमने देख लिए। 4th आता है बेटा इसमें एसाइल हैलाइड COX। ये एसाइल हैलाइड होता है, इस फंक्शनल ग्रुप को हम एसाइल हैलाइड कहते हैं। इसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स काम में लेते हैं ओइल हैलाइड, यानी ये जिस भी कार्बन चेन के साथ जुड़ेंगे ना उस कार्बन चेन के नाम के आगे ओइल हैलाइड लग जाएगा, तो इसे हम एसाइल हैलाइड कहते हैं। इसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स काम में लेते हैं ओइल हैलाइड। अगर पेरेंट कार्बन चेन में नहीं है ये तब अपन काम में लेंगे कार्बोनिल हैलाइड। अगर ये सफिक्स की तरह काम कर रहा है तब अपन इसके लिए काम में लेंगे हेलो कार्बोनिल। सो 4 फंक्शनल ग्रुप्स और उनके प्रायोरिटी ऑर्डर्स और उनके नेम तो हमने देख लिए। बात करते हैं अदर फंक्शनल ग्रुप की। तो 5th प्रायोरिटी पे आता है एमाइड C डबल बॉन्ड ONH2। ये फंक्शनल ग्रुप, इसे एमाइड कहा जाता है। अगर ये पेरेंट चेन में है तो इसको अगर ये पेरेंट चेन में इंक्लूड है तो इसके लिए हम एमाइड सफिक्स यूज में लेंगे। अगर पेरेंट चेन में नहीं है तो कार्बोक्सिमाइड कहा जाएगा। प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है तो इसको कार्बेमॉल कहा जाएगा। ठीक, ऐसे ही C ट्रिपल बॉन्ड N, इसे नाइट्राइल कहा जाता है। पेरेंट चेन में है, सफिक्स नाइट्राइल काम में लेंगे। पेरेंट चेन में नहीं है तो इसको कार्बोनाइट्राइल लिखा जाएगा। प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है तो इसको साइनो कहा जाएगा। ऐसे ही एल्डिहाइड CHO, इसे एल्डिहाइड कहा जाता है। एल्डिहाइड के लिए हम AL सफिक्स काम में लेते हैं। अगर पेरेंट कार्बन चेन में नहीं है ये तो इसको कार्बेल्डिहाइड कहा जाएगा। अगर प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है तो इसको फॉर्माइल कहा जाएगा। कीटोन COR, इसे कीटोन कहा जाता है। इसके लिए हम ओन सफिक्स काम में लेते हैं। अगर यह पेरेंट कार्बन चेन में नहीं है और एज ए प्रीफिक्स काम कर रहा है तो इसको ऑक्सो लिखेंगे। OH, इसके लिए हम ओल वर्ड काम में लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अल्कोहल्स। ठीक है, तो अगर OH ग्रुप कार्बन चेन के अंदर आ रहा है ना बेटा तब तो ओल काम में ले रहे हैं अपन इसके नेम के लिए। ठीक है, ओल लगा देते हैं सफिक्स। अगर ये कार्बन चेन में नहीं आ रहा, एज ए प्रीफिक्स काम कर रहा है तो हम काम में लेंगे, तब हम हाइड्रोक्सो वर्ड काम में लेंगे इसके लिए। SH पेरेंट कार्बन चेन में है, सफिक्स के रूप में थायोल, प्रीफिक्स के रूप में मरकेप्टो। NH2 एमाइन होता है ये। अगर सफिक्स है तब तो एमाइन लिखेंगे, प्रीफिक्स है तो एमिनो लिखेंगे। NH कार्बन डबल बॉन्ड NH, इसे इमीन कहा जाता है। यह भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है। सफिक्स है तो इमीन लिखो। अगर प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है यानी ऐसा सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा है तब आप इमीनो लिखो। इमीन के बाद में 13 नंबर पे आता है डबल बॉन्ड, जिसके लिए हम इन वर्ड काम में लेते हैं। एंड सबसे कम प्रायोरिटी होती है ट्रिपल बॉन्ड की, जिसके लिए हम आइन वर्ड काम में लेते हैं, यानी आइन सफिक्स काम में लेते हैं। आई होप कि ये सब चीजें आपको समझ में आ गई। लास्ट हम देखते हैं प्रीफिक्स। ध्यान रखना, फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स काम में लिया जाता है, सब्स्टिट्यूएंट के लिए प्रीफिक्स काम में लिया जाता है। सफिक्स रूट वर्ड के बाद में लगता है, प्रीफिक्स रूट वर्ड के पहले लगने वाला वर्ड है। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या हो सकता है, जितने भी हेलोजेंस होते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके अलावा नाइट्रो ग्रुप, एल्काइल ग्रुप्स, ये सारे सब्स्टिट्यूएंट की कैटेगरी में आते हैं। अगर हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट हो
तो उसके लिए हम प्रीफिक्स काम में लेते हैं हेलो। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और आयोडीन के लिए आयोडो। ठीक, ऐसे ही NO2 सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम प्रीफिक्स काम में लेते हैं नाइट्रो, एंड एल्काइल ग्रुप के लिए हम प्रीफिक्स काम में लेते हैं एल्काइल ग्रुप। जिस टाइप का एल्काइल ग्रुप है उसके लिए उसी टाइप से हम प्रीफिक्स काम में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स दिए गए हैं, लेट्स सी कि इनके क्या क्या नाम लिखे जा सकते हैं। तो देखो, एक कार्बन, अगर एक कार्बन से दो CH3 ग्रुप डायरेक्ट, एक कार्बन अगर किसी एक कार्बन से डायरेक्ट दो CH3 ग्रुप अटैच्ड होते ना बेटा, तो इस टाइप के कंपाउंड को हम बोलते हैं आइसो। और आइसो में कितने कार्बन है? 1 2 3। इस ग्रुप को आइसो ग्रुप कहा जाता है। और आइसो में 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। और आइसोप्रोपाइल तो इसका जनरल नेम है, लेकिन अगर हम एज अ प्रीफिक्स इसका नाम लिखे IUPAC नॉमेनक्लेचर में तो इस ग्रुप का नाम लिखा जाता है 2-मिथाइल प्रोपाइल। ध्यान रखना, ये आइसो ग्रुप होता है, इसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल। ये तो इसका कॉमन नेम है। IUPAC में इसके लिए प्रीफिक्स काम में लिया जाता है 2-मिथाइल प्रोपाइल। ठीक, ऐसे ही अगर एक कार्बन से 3 CH3 ग्रुप अटैच्ड हो और एक CH2 ग्रुप अटैच्ड हो तो इस टाइप के ग्रुप को हम नियो बोलते हैं। ठीक है, जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर विद एग्जांपल्स देखेंगे बहुत सारे, तो वहां पर आपको आइसो नियो काफी वर्ड देखने को मिलेंगे। तो नियो वर्ड वहां काम में लिया जाता है जहां पर एक कार्बन से डायरेक्ट 3 CH3 ग्रुप और एक CH2 ग्रुप, यानी इस पूरे ग्रुप के लिए हम नियो वर्ड काम में लेते हैं। नियो में टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। तो इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटाइल। ये है इसका कॉमन नेम। IUPAC में इसके लिए प्रीफिक्स काम में लेते हैं 2,2-डाइमिथाइल प्रोपाइल। ठीक, ऐसे ही अगर एक कार्बन से डायरेक्ट सिर्फ 3 CH3 ग्रुप अटैच्ड हो तो बेटा इसको बोलते हैं अपन टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट यानी टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी इसलिए बोला क्योंकि ये कार्बन यहाँ पर 3 डिग्री है, यानी इस कार्बन से डायरेक्ट 3 कार्बन जुड़े हुए हैं ना, तो ये 3 डिग्री कार्बन। ये भी हम देखेंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन क्या होते हैं, सारे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप ये मान के चलो कि अगर किसी कार्बन से 3 कार्बन डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं तो उस कार्बन को 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं। और 3 डिग्री कार्बन के लिए हम टर्ट वर्ड काम में लेते हैं, टर्सरी शॉर्ट में। और इसमें टोटल कितने कार्बन है? 4। तो 4 के लिए ब्यूटाइल, रूट वर्ड 4 के लिए ब्यूटी तो होता है, तो टर्शरी ब्यूटाइल तो इसका कॉमन नेम है। IUPAC में प्रीफिक्स क्या काम में लेते हैं बेटा? 1,1-डाइमिथाइल इथाइल। तो ये रहे सब्स्टिट्यूएंट, ये रहे उनके प्रीफिक्स। मोस्टली आपको यही सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिलते हैं सबसे ज्यादा। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए जो फॉर्मेट चाहिए, जो टर्मिनोलॉजी चाहिए, वो आज हमने सारी देख ली। सारी इंपॉर्टेंट चीजें IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए वो आज हमने पढ़ ली है। आपको क्या करना है, वीडियो पूरा देखने के बाद में यहाँ से प्रॉपर नोट्स बनाओ। जैसे जैसे मैंने लिखवाया है वैसे वैसे आपको लिखना है, ना कुछ एक्स्ट्रा ना कुछ कम। नोट्स बनाइए, एक बार उनको रिवाइज कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे अपना डाउट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। सो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। कल हम इसी IUPAC नॉमेनक्लेचर को आगे बढ़ाते हुए कुछ रूल्स देखेंगे और उसके साथ ही काफी सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट्स, आई प्रॉमिस कि ये वीडियोस देखने के बाद में IUPAC नॉमेनक्लेचर को लेकर आपके जो भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर और आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ कल हम फिर मिलेंगे, इसी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, IUPAC नॉमेनक्लेचर की खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।